मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पेपर में आपके इसमें न्यूमेरिकल भी आएगा और इससे रिलेटेड बहुत कुछ आएगा, तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से करिए। देखिए, नेशनल इनकम को निकालने के 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? वैल्यू एडिड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। ठीक है, एक एक करके तीनों जो मेथड है उनको ध्यान से समझेंगे। वैल्यू एडिड मेथड क्या होता है? वैल्यू एडिड मेथड रेफर टू एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय ए फर्म। मतलब क्या है? वैल्यू एडिड मेथड रेफर टू एडिशन ऑफ वैल्यू, मतलब आप वैल्यू में कुछ एडिशन कर रहे हो, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो नेचुरल सी बात है कुछ ना कुछ एडिशन करोगे बाय ए फर्म बाय विर्च्यू ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। मतलब आप कोई रॉ मटेरियल है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, किसके थ्रू? प्रोडक्टिव एक्टिविटी के थ्रू। तो वैल्यू एडिड का फार्मूला क्या होता है वैल्यू ऑफ एडिड निकालने के लिए? जब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन, मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन को जब आप माइनस कर दोगे आउटपुट में से, तो क्या आती है? वैल्यू एडिड निकलती है। क्या वैल्यू एडिड कैसे निकलती है? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस करोगे? इंटरमीडिएट कंजप्शन। आपको पिछली क्लास में बता सकता है, आप देख सकते हैं। तो जब आप इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? वैल्यू एडिड आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंपोर्ट और नॉट सेपरेटली इंक्लूड। इंपोर्ट को अलग से इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि जब हम सेल करते हैं ना तो उसमें ऑलरेडी इंपोर्ट इंक्लूड होता है। ठीक है ना? सॉरी, इंपोर्ट आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। ये यार रोक दे एक बार इसे। ठीक है, इंपोर्ट आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। क्यों ऐसे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन इज गिवन। इंटरमीडिएट कंजप्शन की जो वैल्यू दे रखी होती है ना, उसमें इंपोर्ट ऑलरेडी क्या होता है? इंक्लूड होता है। इज गिवन द इंपोर्ट आर इंक्लूडेड सेपरेटली एज इंपोर्ट। अब क्वेश्चन दे रखा है, उसमें इंपोर्ट अलग से लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? उसको इंक्लूड करोगे। जैसे डोमेस्टिक गुड्स लिखा हुआ है और इंपोर्ट, मतलब इंटरमीडिएट ऑफ डोमेस्टिक गुड्स लिखा हुआ है, मतलब डोमेस्टिकली हम परचेज कर रहे हैं, और इंपोर्ट अलग से लिखा हुआ है, तो आप दोनों को इंक्लूड कर दोगे। लेकिन सिर्फ यही लिखा हुआ है इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो आप ये मान के चलोगे कि इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर इंपोर्ट इंक्लूड होगा, इंपोर्ट इंक्लूड होगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है क्या? कैसे है? इट रेफर टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग ए 1 ईयर। मतलब अगर आप एक साल में जितने भी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को निकालते हो तो वो क्या कहलाता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या फार्मूला होता है? सेल्स पर प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन। जितनी आप सेल्स कर रहे हो और प्रोडक्शन कर रहे हो सेल्फ कंजप्शन के लिए, क्या कर रहे हो? गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा और सेल्फ कंजप्शन के लिए उसे यूज कर रहे हो, तो वो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट का इंक्लूड होगा, पार्ट होगा। तो स्टेप क्या इंक्लूड है? आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्टिव यूनिट, फिर एस्टिमेट जीडीपी निकालोगे एमपी पे, फिर कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालते हैं? जब जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, फिर एनएफआई को प्लस कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। अब इसको यहां से भी देख सकते हो, जो भी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, आपको पता ही है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होता है, तीनों को ऐड करोगे। जब तीनों को ऐड करोगे तो आएगा जीडीपी एमपी। क्या आएगा? जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन क्या कर दो? माइनस, तो आ जाएगा डेप्रिसिएशन 90 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक इनकम। क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपीएफसी। और जब एनडीपीएफसी में आप एनएफआईओ को प्लस कर देते हो तो क्या निकलता है? नेशनल इनकम। और यही हमारे को निकालना है, जिसको एनएनपीएफसी भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो प्रिकॉशन क्या है वैल्यू एडिड मेथड की? मतलब किन चीजों को आपका ध्यान रखना है जब वैल्यू एडिड मेथड से आप इसकी कैलकुलेशन करोगे? इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड नेशनल इनकम। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाता। क्यों नहीं करा जाता? क्योंकि जिस साल हमने वो गुड्स बनाया है वो उसी साल की नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया, तो आप उसे दोबारा से अगर कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो इंक्लूड नहीं होंगे। सिर्फ कौन से गुड्स इंक्लूड होंगे? फाइनल गुड्स। ठीक है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब सेकेंड हैंड गुड्स को जो आप खरीदते हो, बेचते हो, इस साल खरीदा बेचा है, वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जिस साल में वो बना होगा और बिका होगा तो उस साल की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो नेशनल इनकम में जो सेकेंड हैंड गुड्स को खरीद और बेच रहे हो उसको इंक्लूड नहीं करो। क्या लिखा है? प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट इंक्लूडेड। देखिए, सर्विस को सेल्फ कंजप्शन के लिए जब हम करते हैं, सर्विस देते हैं अपने घर पे देते हैं, तो उसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्विस की वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है। आप अपने घर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी XYZ कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? कोई टीचर अपने घर में बच्चे को पढ़ा रहा है अपने, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालें? क्योंकि उसमें इमोशंस भी होंगे और भी बहुत सारी चीज़ होंगी, तो उसको आप कैलकुलेट
नहीं करोगे नेशनल इनकम में। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये सर्विस नहीं है, ये गुड्स है, ठीक है। अगर आप कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो उसको क्या करोगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे। कि गुड्स को हमारे को क्यों करना पड़ता है, क्योंकि देखो गुड्स हम मार्केट से खरीदते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है। अब हमने खुद बनाया तो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम खुद कंज्यूम नहीं करते तो उसे मार्केट में बेचते हैं, मार्केट से खरीद के लाते हैं। तो इसी वजह से कहते हैं अगर आप कोई गुड्स बना रहे हो, सेल्फ कंजप्शन के लिए बना रहे हो, तो उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शैल बी इंक्लूडेड, मतलब क्या है इसका, कि अगर आप अपने मकान में रह रहे हो तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने मकान में रह रहे हो तो आपका पैसा बच रहा है। अगर अपने मकान में नहीं रहते तो किराया देना पड़ता, तो किराए का पैसा बेसिकली एक तरीके से आपको बच रहा है ना, और जो बच रहा है उससे आप गुड्स और सर्विस को परचेज कर रहे हो, तो इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करा जाता है। चेंज स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड, चेंज स्टॉक इंक्लूड होता है। और सेल एंड परचेज ऑफ शेयर बॉन्ड एंड डिबेंचर विल नॉट बी इंक्लूडेड। ये शेयर ऑफ परचेज, शेयर ऑफ डिबेंचर, शेयर्स वगैरह, इसको क्यों इंक्लूड नहीं करा जाता, क्योंकि ऐसा लिखा है कि इट इज ओनली मेयर पेपर क्लेम, तो इसमें किसी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो इसमें इसको इंक्लूड नहीं करा जाता। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया, जो सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड गुड्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, लेकिन उस पर अगर कोई कमीशन दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, अगर उस पर कोई कमीशन दिया जा रहा है तो वो इंक्लूड होगा, ठीक है। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड में, वैसे मैंने आपको पहले बता रखी है लेकिन फिर भी देख लीजिए। द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज व्हेन वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो इंक्लूडिंग अलोंग विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, क्योंकि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है। अब आप इंटरमीडिएट गुड्स की भी वैल्यू को इंक्लूड करो, फाइनल की भी, तो आपके सामने क्या आ जाएगी, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब एक एक चीज के दो बार रेट लग रहे हैं एक तरीके से, आप ऐसे समझो। डबल काउंटिंग रेफर टू काउंटिंग ऑफ आउटपुट मेयर देन वंस व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हर स्टेज में कुछ ना कुछ आप वैल्यू एडिट करते रहते हो। अब इंटरमीडिएट भी करोगे और क्या करोगे, फाइनल गुड्स की भी करोगे, तो उसमें क्या होगा, जो वैल्यू आएगी ना नेशनल इनकम की या प्रोडक्ट की आएगी, वो बहुत ज्यादा आ जाएगी। जबकि हमारे को सिर्फ कौन सी करनी पड़ती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। हम यही तो कर रहे हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल के उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये पहला मेथड यहाँ पे खत्म होता है। अब डायरेक्ट इनकम मेथड की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल इनकम दैट एक्रू टू द फैक्टर प्रोडक्शन, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगाने से जो भी हमारे को इनकम होती है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे आपको क्या लिखा हुआ है, वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, सीधा सीधा समझिए कि हमारे को जो जो इनकम होती है, फैक्टर इनकम होती है, उन सबको इंक्लूड कर दो तो हमारा इनकम मेथड आ जाता है, ठीक है। तो इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जरा देखिए। कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम, एक तो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या होता है, मतलब कंपनसेशन एम्प्लॉय, मतलब आपके यहाँ पे कोई काम कर रहा है, उसको आप कोई भी सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, कोई भी फैसिलिटी दे रहे हो, इट इज द पार्ट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखिए बेसिकली क्या समझाता है, हमारे यहाँ पे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसे हम सैलरी दे रहे हैं, वेजेस देते हैं, इट इज कंपनसेशन एम्प्लॉय। लेकिन आप ऐसे समझिए कि मेरे यहाँ पे कोई लेबर काम कर रही है या कोई सैलरीड पर्सन काम कर रहा है, मेरी कंपनी या मेरी फर्म के द्वारा जो उसे दिया जाएगा वो सारा ही सैलरी होगा या सारा ही वेजेस होगा, मतलब वो सारा ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होगा। जैसे उसका बर्थडे आया, मैंने उसको गिफ्ट दिया। अब मैंने उसको गिफ्ट क्यों दिया है, क्योंकि मेरी कंपनी में काम कर रहा है, तो वो भी क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, ठीक है। उसकी एनिवर्सरी आई, गिफ्ट दिया उसको, वो भी क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। उसको बोनस दिया दिवाली पे, वो भी क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। उसका हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया, मेडिकल करा दिया, कंपनी पैसे दे रही है, वो भी क्या है, कंपनी। तो जो भी उसको दिया जाएगा कंपनी के द्वारा या फर्म के द्वारा, सब चीजें क्या होगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होगी, ठीक है। आप ध्यान रखा, देखो यहाँ पे लिखा भी है वेज इन सैलरी इन कैश, और दूसरी लिखा है वेज इन सैलरी इन काइंड, जैसे परक्विजिट देते हैं, अलाउंसेस देते हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, इसी का पार्ट होती है, वेजेस इन सैलरी इन काइंड। देखो अलाउंस में और परक्विजिट में क्या फर्क होता है, अलाउंस में हम क्या देते हैं, कैश देते हैं, ठीक है, और परक्विजिट में क्या देते हैं, फैसिलिटी देते हैं। जैसे मैं आपको 5,000 रुपये दे रहा हूँ भाई, आने जाने के लिए मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, अपने आप आओ, जैसे मर्जी आना है, तो वो अलाउंस है। अब मैंने आपके लिए कैब भेज दी, उठाते हैं ना लोगों घर से, तो वो क्या एक तरीके का परक्विजिट है, तो ये फर्क होता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम, आपका इंश्योरेंस करा दिया, मेडिकल करा दिया, ESI करा दी, तो ये सारी चीजें सोशल सिक्योरिटी स्कीम का पार्ट होती है। दूसरी चीज होती है रेंट। रेंट इज द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम अराइज व्हेन ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आपके पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग है और उसका आपको रेंट मिलता है, तो भी इनकम मेथड में कैलकुलेट होगा, क्योंकि रेंट क्या होती है हमारे लिए
इनकम होती है। और रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी रेफर टू इनकम रिसीव फॉर ग्रांटिंग लीजिंग फॉर सब सोइल एसेट्स। अगर हमने कोई एसेट्स है, सब सोइल मतलब जमीन से कुछ निकल रहा है, उसका अधिकार किसी को दे दिया, उसके बदले में हमारे को क्या मिलती है? रॉयल्टी मिलती है। तो वो भी क्या होता है? हमारी इनकम हो रही है। तो हमारे को बेसिकली करना क्या है? क्या करना है? सारी इनकम को क्या करना है? कंसिडर करना है, ठीक है। अगली चीज है इंटरेस्ट। इट रेफर टू अमाउंट रिसीव्ड बाय लैंडिंग फंड टू ए प्रोडक्टिव यूनिट। अगर हम किसी प्रोडक्टिव यूनिट को फंड प्रोवाइड करते हैं तो हमारे को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो भी हमारी इनकम है। इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट पब्लिक डेब्ट एंड इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर एज सच इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन टेकन फॉर कंजप्शन पर्पस। अगर हमने कोई लोन ले रखा है गवर्नमेंट से, या गवर्नमेंट ने किसी से ले रखा है, किसी फाइनेंशियल सेक्टर से ले रखा है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा वो उस पर इंक्लूड होगा, ठीक है। किसके लिए? कंजप्शन प्रोसेस के लिए, ध्यान रखना। इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म, वो भी इंक्लूड होगा, ठीक है। फिर है प्रॉफिट। प्रॉफिट भी क्या होता है? किसका पार्ट होता है? इनकम का पार्ट होता है। प्रॉफिट इज द रेंडर ऑफ द एंटरप्रेन्योर फॉर इज कंट्रीब्यूशन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो मैं पैसा लगाता हूँ, किस लिए लगाया बिजनेस में पैसा? प्रॉफिट के लिए। तो वो इनकम है ना, इसलिए वो इसका पार्ट है। अब प्रॉफिट को 3 पार्ट में बांट रखा है: कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? जो फर्म ने या कंपनी ने पूरे साल में इनकम जनरेट करी, उसके ऊपर टैक्स दिया, इट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स। डिविडेंड क्या होता है? जो आप शेयर्स खरीदते हो, क्या खरीदते हो? कंपनी उसके ऊपर देती है आपको इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखें। और रिटेन अर्निंग, अब हमारे को इनकम हुई, किसी फर्म को, कंपनी को इनकम हुई, उसने क्या दे दिया? टैक्स दे दिया। उसने उसको क्या दे दिया? रिटेन्ड क्या दे दिया? डिविडेंड दे दिया। तो उसके बाद भी कंपनी के पास पैसा बचा होगा ना, हो सकता है कंपनी का पैसा बचा हो, तो जो बचा होता है उसको क्या बोला जाता है? रिटेन्ड अर्निंग बोली जाती है। इट इज द कैप्ड एज रिजर्व टू बी अनएक्सपेक्टेड कॉन्टीजेंसी ऑफ द बिजनेस कॉर्पोरेशन। कंपनी अपने पास रखती है पैसा, क्योंकि अगर बिजनेस के साथ किसी भी तरीके की दुर्घटना हो जाए, कोई कॉन्टीजेंसी हो जाए, तो इस पैसे से उसको कवर करा जाता है। और कंपनी काम किसके लिए करती है? बोलो, प्रॉफिट के लिए, ठीक है ना। तो प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट नहीं दे रखा, इनकम मेथड से निकाल लो, प्रॉफिट नहीं दे रखा, और ये 3 चीजें दे रखी है, तो इन 3 चीजों को आपस में प्लस कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स, आपको समझ में आएगा। कॉर्पोरेट टैक्स होता है डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग। 5वीं चीज होती है मिक्स इनकम। मिक्स इनकम क्या होती है? इट इज द इनकम जनरेटेड बाई ओन अकाउंट वर्कर लाइक फार्मर, barber etc and incorporated enterprise, retail trader, small shopkeeper etc arise from प्रोडक्टिव सर्विस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब क्या होता है? इसको ऐसे समझिए कि मैंने इंस्टीट्यूट खोल रखा है, ठीक है ना। अब मैं कहीं पे जॉब करता तो मेरे को क्या मिलता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिलता। अब लेकिन मैंने इंस्टीट्यूट खोल रखा है, अब जगह किसकी है? जगह मेरी है, ठीक है। अब यहाँ पे एज ए टीचर कौन पढ़ा रहा है? मैं ही पढ़ा रहा हूँ। सारे काम मैं ही कर रहा हूँ, एक तरीके से झाड़ू भी मैं लगा रहा हूँ, पोछा भी मैं लगा रहा हूँ, कोई टूट फूट हो जाती है तो जितना मेरे से ठीक होता है मैं ठीक करता हूँ। मतलब सारे काम मैं ही कर रहा हूँ। लैंड भी मेरा, लेबर भी मेरी, कैपिटल भी मैंने लगा रखी है, बिजनेस का मालिक भी मैं ही हूँ, एंटरप्रेन्योर। तो मुझे जब इनकम हुई तो मुझे इसमें से कौन से पार्ट से हुई मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। तो बेसिकली इस तरीके की जो इनकम होती है, जो हम ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, बिजनेस खोल के बैठे होते हैं, तो इस तरीके की इनकम कौन सी होती है? मिक्स इनकम होती है। क्योंकि इस इनकम के अंदर हम ये नहीं पता कर सकते कि हमारे को कौन से पार्ट से, मेरे को कैसे पता चलेगा कंपनसेशन एम्प्लॉय से मुझे कितनी इनकम हो रही है? मुझे कोई सैलरी थोड़ी दे रहा है, या मुझे इंटरेस्ट नहीं दे रहा कोई, या रेंट नहीं दे रहा। बिजनेस में सारी चीज आ रही है, तो वो सारी क्या हो जाएगी? मिक्स इनकम। हो सकता है मैंने किसी को लोन दे रखा हो बिजनेस, तो मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा हो, लेकिन उसको मैं अलग से कैलकुलेट करूंगा तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो हम जैसे लोग जो ऐसे होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपना कोई बिजनेस खोल लेते हैं, तो जो इनको इनकम मिलती है वो कौन सी इनकम कहलाती है? मिक्स इनकम, ठीक है। ये हमने पढ़ा है। अब हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ते हैं इसमें स्टेप ऑफ इनकम मेथड, ठीक है। अब आपको इनकम मेथड बताया था, तो क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाइड और क्लासीफाई करना है प्रोडक्टिव यूनिट को, कि प्रोडक्टिव यूनिट कौन कौन सी है। फिर एस्टिमेट करना है फैक्टर इनकम, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर पे जो इनकम होती है। फिर कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम को। तो कैसे करेंगे? सीओई, कंपनसेशन एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस इनकम। इन सारी इनकम को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कैसे निकालते हैं? कंपनसेशन एम्प्लॉय, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स इनकम को प्लस कर दोगे तो हमारी क्या आ जाएगी? एनडीपीएफसी आ जाएगी, मतलब डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। और इसमें सिर्फ क्या कर दोगे? एनएफआई को ऐड कर दोगे तो हमारी क्या निकल जाएगी? नेशनल इनकम, ठीक है। एनएनपीएफसी क्या होता है? एनडीपीएफसी प्लस एनएफआई, ठीक है। प्रिकॉशन क्या इनकम मेथड में? जो प्रिकॉशन वैल्यू एडेड मेथड में थी,
लगभग वही प्रिकॉशन किसके अंदर है, इनकम मेथड में है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, मतलब जो ट्रांसफर इनकम है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। ओल्ड एज पेंशन जो आपको पॉकेट मनी मिलती है वो इसमें इंक्लूड नहीं होती। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, अगर आप सेकंड हैंड गुड्स को बेचते हो तो उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे, परंतु 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 क्या, अगर उस पर कोई कमीशन दिया जाता है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर बॉन्ड एंड डिवेंचर विल नॉट बी इंक्लूडेड, अगर आप शेयर बॉन्ड डिवेंचर को खरीदते हो तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो मेयर पेपर क्लेम्स माना जाता है, क्योंकि उसमें कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं होती। विंडफॉल गेन आर नॉट इंक्लूडेड, विंडफॉल गेन समझते हो, कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है, हॉर्स रेस, ये सारी क्या होती है, विंडफॉल गेन्स होती है। लॉटरी लग गई, खेली है लॉटरी, खेली है नहीं खेली आपने, लॉटरी अलाउड नहीं है दिल्ली में, ठीक है ना, ठीक है, तो इंक्लूड नहीं होती। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफ फैक्ट्री प्रोडक्शन यूनिट विल बी इंक्लूडेड, क्या लिखा है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विस, जो सर्विस की वैल्यू होती है, ठीक है, विल नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है, तो वो इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि हम सर्विस की वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल होता है, जो हम अपने घर पे सर्विस देते हैं वो इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। पेमेंट आउट ऑफ पास सेविंग, ये इसमें इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, अब देखो आपने क्या पढ़ा, वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा, सारे आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर आपने इनकम मेथड पढ़ा, जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी इनकम को क्या कर दो, फैक्टर इनकम को आपस में प्लस कर दो। ऐसी एक्सपेंडिचर मेथड है, जितने भी एक्सपेंडिचर आप करते हो उनको क्या कर दो, प्लस कर दो। एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं ये देखते हैं। इट मीन्स द नेशनल इनकम एज सम टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड बिजनेस फर्म गवर्नमेंट एंड फॉरनर, चाहे हाउस होल्ड कर रहा है एक्सपेंडिचर, चाहे बिजनेस फर्म कर रही है, चाहे कंपनी कर रही है, चाहे गवर्नमेंट कर रही है, चाहे फॉरनर कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर हो रहा है देश के अंदर, उसको क्या कर दो, इंक्लूड कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड से निकल जाएगा। क्या लिखा है, सिग्मा फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जीडीपी एमपी, मतलब जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे हम बेच रहे हैं ना, तो लोगों का एक्सपेंडिचर ही होगा। तो क्या कह रहा है, फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जीडीपी एमपी, ठीक है। तो क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, कौन से कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर मेथड के। पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसे पीएफसीई बोलते हैं। इट रेफर टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, हम जैसे हाउस होल्ड, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सेविंग हाउस होल्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स इज दैट ड्यूरेबल एक्सेप्ट हाउसेज, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल सर्विस, जो भी हम खर्च करते हैं, चाहे फर्म कर रही है, चाहे गवर्नमेंट कर रही है, चाहे हाउस होल्ड कर रही है, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट हाउसेज, ये अगले वाला पॉइंट होगा, ठीक है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होगा। तो जो भी हम खर्च करते हैं ना, बेसिकली वो क्या कहलाता है, हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। दूसरा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी खर्च करती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो भी खर्चा होता है वो भी होता है। इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन। गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर पे पैसा खर्चती है, लॉ एंड ऑर्डर पे, डिफेंस वगैरह पे पैसा खर्च करती है, बाहर से भी प्रोडक्ट बनाती, खरीदती है, खुद भी बनाती है, तो उस पर जो खर्च होता है वो भी, क्योंकि हम मैक्रो पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे को किसी इंडिविजुअल के बारे में तो पढ़ना नहीं, हमारे को पढ़ना है पूरे देश की आर्थिक स्थिति के बारे में, तो ये भी इसमें इंक्लूड होता है। फिर होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, रेफर टू एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, जो आप अपनी इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक अर्थात फिक्स एसेट्स को खरीदते हो, मशीनरी, बिल्डिंग, फ्लाईओवर वगैरह बनाते हो, वो सारे इसके अंदर आता है। रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड एक्वायरिंग गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोडक्टिव यूनिट, जो भी हम इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इसका पार्ट है एक तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट, मतलब जो हम फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए पैसा खर्च करते हैं वो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। मतलब आप ये देखो, इसके ही दो पार्ट है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो क्या होता है, इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इसमें क्या चीज आती है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कोई बिजनेस खरीदा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, हमने कोई घर बनाया है, कोई फ्लाईओवर बनाया है, चाहे गवर्नमेंट ने बनाया, चाहे हमने बनाया, वो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो पब्लिक पे पैसा खर्च होता है, पार्क बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग बनती है, उस पर जो पैसा खर्च होता है वो इसके अंदर आता है। और उसका दूसरा पार्ट है क्या, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री का मतलब समझते हो ना क्या होता है, इन्वेंट्री का बेसिक मतलब क्या होता है, स्टॉक होता है बेसिकली। इट रेफर टू द फिजिकल चेंज इन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स लाइंग विद द प्रोड्यूसर, जो भी उसके पास प्रोड्यूसर के पास फिनिश गुड्स होगा, सेमी फिनिश गुड्स होगा या आउटपुट होगा, उसका सबका स्टॉक क्या कहलाता है, इन्वेंट्री। क्लोज इन्वेंट्री निकालनी है, चेंज इन्वेंट्री, तो कैसे निकलता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम,
एक्सपोर्ट पता है ना आपको क्या होता है? जो भी हम माल बाहर के देशों में बेचते हैं वो एक्सपोर्ट कहलाता है, और जो भी माल हम बाहर के देशों से खरीदते हैं वो क्या कहलाता है? इंपोर्ट कहलाता है। ठीक है, तो इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक्सपोर्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर बाय फॉरनर ऑन परचेज ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो फॉरनर हमारे यहाँ से डोमेस्टिक गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसको खरीदते हैं, वो एक्सपोर्ट कहलाता है। रेफर टू इंपोर्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर बाय रेजिडेंट्स ऑन परचेज ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट। ठीक है, स्टेप ऑफ एक्सपेंडिचर कौन कौन से स्टेप हैं? पहले करो इकोनॉमिक, आइडेंटिफाई इकोनॉमिक यूनिट को जिसमें हम फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फिर क्लासिफिकेशन करना है, फिर डोमेस्टिक इनकम को इंक्लूड करना है, फिर एस्टिमेट करना है एनएनपीएफसी। तो इसका फार्मूला क्या है? सारी इनकम को आपस में क्या कर दो? ऐड कर दो। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, इन सबको प्लस करोगे तो आ जाएगा जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन और एनआईटी माइनस करोगे तो आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम अर्थात एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी में जब नेट फैक्टर इनकम ऑफ फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा एनएनपीएफसी। और एनएनपीएफसी को ही क्या बोला जाता है? नेशनल इनकम बोला जाता है। तो आप देखोगे कि मैंने आपको तीनों मेथड, चाहे वैल्यू एडेड मेथड हो, चाहे इनकम मेथड हो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है।